It's me, Dr. Kinjal Chandra again, a pediatric occupational therapist and founder of Pehel Pediatric Therapy Center. On the occasion of World Autism Awareness Day, जो 2 अप्रैल को होता है, मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहती थी. अगर मुझे आप पूछें कि हम जिस करंट सिचुएशन में फ़िलहाल रह रहे हैं, जो है कोविड-19 पैंडमिक, अगर उसमें कौन है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है या किसको सबसे ज़्यादा दिक्कत आई है, तो मेरे हिसाब से वो बच्चे हैं जो 0 से 5 इयर्स के बीच में पढ़ते हैं. लास्ट 2 साल से जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है, हम सबको फोर्सफुली घर पे रहना पड़ा है और उसकी वजह से मेरे पर्सनल प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि काफ़ी एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस है जो बार बार मैंने बच्चों में बढ़ता हुआ पाया इन लास्ट 2 इयर्स में. आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं. जो कॉमन कंप्लेंट्स थे जो ये पेरेंट्स लेकर आए थे अपने बच्चों के बारे में, हम उसके बारे में पहले बात करते हैं. जैसे सबसे पहला था कि मेरा बच्चा मुझे आई कांटेक्ट नहीं देता, मैं उससे बात करता हूँ तो मुझसे बात करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, अपनी दुनिया में खोया हुआ रहता है, एक पर्टिकुलर तरीके के प्ले में वो खेलते रहता है, जैसे चीज़ें लाइन में लगाना या कोई भी एक पर्टिकुलर पैटर्न जिसको वो फॉलो करते रहता है. उसका चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, वो बहुत रेस्टलेस हो गया है, एक जगह पे बैठता नहीं है. ज़्यादा करके उसका इंटरेस्ट गोल घूमने वाली चीज़ों में ज़्यादा होता है, जैसे फ़ैन को ज़्यादा देर तक स्टेयर करते रहना, या बाहर लेके गए तो गाड़ियों की व्हील्स हैं या टॉयज़ के व्हील्स हैं उससे ज़्यादा खेलते रहना, और मूड स्विंग्स होना, टैंट्रम्स थ्रो करना, अग्रेशन दिखाना, धक्का दे देना, गुस्से हो जाना, स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाना, रात को जल्दी से सोता नहीं है, उठता है तभी भी वो चिढ़ा हुआ रहता है. क्या आपने भी इसी तरह के सिम्टम्स या इस तरह के कंप्लेंट्स आपके बच्चों में या आपके आजू बाजू जो रहते हैं उनके बच्चों में ऐसे देखे हैं? कैन यू रिलेट टू दिस? अगर आपका आंसर हाँ है तो देयर आर हाई चांसेस कि इन बच्चों को एक कंडीशन हो सकती है जिसको कहा जाता है वर्चुअल ऑटिज्म. अब ये वर्चुअल ऑटिज्म क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे. वर्चुअल ऑटिज्म जो क्लासिकल ऑटिज्म है उससे बहुत अलग है, और ये जो टर्म है ये एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो रोमानिया में रहते हैं उन्होंने ये कॉइन किया है. उन्होंने अपने प्रैक्टिस में देखा कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा बच्चे ऑटिज्म जैसे सिम्टम्स दिखा रहे थे और वो खुद कंफ्यूज हो गए कि ऐसा क्या हुआ है कि इतने सारे बच्चे ऑटिज्म जैसे सिम्टम्स दिखा रहे हैं. तो उन्होंने इसके बारे में और जानकारी पाने की कोशिश की और उन्होंने उन बच्चे और उन पेरेंट्स जो ऑटिज्म के डायग्नोसिस जिनको मिली है रिसेंटली, उनके डेली स्केड्यूल को रीड करने की कोशिश की कि वो पूरे दिन बच्चे क्या करते हैं, अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं. तो उन्होंने देखा कि ये बच्चे दिन में 4 से ज़्यादा घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे कई बार स्क्रीन्स पे बिताते हैं. मतलब वो मोबाइल फ़ोन हो सकता है, वो टैबलेट हो सकता है, वो लैपटॉप हो सकता है या वो टीवी हो सकता है. वर्चुअल ऑटिज्म हम उसे कहेंगे जहाँ पे बच्चे अदरवाइज नॉर्मली डेवलप हुए हैं, उनके माइलस्टोन सारे नॉर्मल टाइम पे डेवलप हुए हैं, पर वो ऑटिज्म जैसे सिम्टम्स दिखा रहे हैं. और उसमें एक बहुत बड़ा कॉमन फैक्टर है जहाँ पे उनका स्क्रीन टाइम, मतलब जहाँ पे वो स्क्रीन्स को, मोबाइल हो या टीवी हो, उनको वो ज़्यादा ड्यूरेशंस को देख रहे हैं, एटलीस्ट 4+ आवर्स पर डे. सो हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसा ऑटिज्म है जो एक एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हुआ है. तो अगर हम आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करें तो जैसे अगर किसी को लंग्स का कोई डिजीज़ है जिसकी वजह से उन्हें खांसी आ रही है, तो ये हुआ उनका क्लासिकल हार्डकोर सिम्टम जो हम क्लासिकल ऑटिज्म में देखते हैं. अगर ऑटिज्म है तो ये सिम्टम्स आपको दिखेंगे. पर यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं कहीं एक ऐसी जगह पे जाऊं जहाँ पे बहुत सारे लोग स्मोक कर रहे हैं, अब उस धुएं की वजह से मुझे खांसी आ रही है जो मिमिक कर रही है उस पेशेंट को जिसको लंग्स में प्रॉब्लम है. तो अगर मैं इस धुएं को निकाल देती हूँ तो क्या मेरी खांसी रुकती है? तो अगर ये एनवायरमेंटल फैक्टर जो स्क्रीन टाइम है जिसकी वजह से बच्चों को वर्चुअल ऑटिज्म जैसे सिम्टम्स वो दिखा रहे हैं, अगर वो हम कम करते हैं तो क्या इससे कुछ बदलाव आ सकता है? सो ये सारे डिस्कशन से हमने ये ज़रूर समझ लिया है कि ये जो स्क्रीन्स हैं ये हमारे विलन हैं वर्चुअल ऑटिज्म के केस में. पर मेरे पास जो पेरेंट्स आए हैं उनका ये मानना है कि मोबाइल में देख के हमारे बच्चे अभी ABCD बोल सकते हैं, नंबर काउंटिंग कर सकते हैं, राइम्स बोल सकते हैं,
तो आप कह रहे हो कि ये वर्चुअल ऑटिज्म एक रीजन हो सकता है उसके लिए, तो ऐसे कैसे, ये तो हमारे बच्चों को हेल्प कर रहा है। बट आई नीड यू पेरेंट्स टू नो कि ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है कि इसकी वजह से आपके बच्चे ने ये सारी चीजें सीखी हैं। आइए इसको हम समझते हैं एक रिसर्च स्टडी की मदद से। सिंसिनाटी हॉस्पिटल में उन्होंने एक स्टडी की जहाँ पे वो टॉडलर्स मतलब 0 से लेके 2 साल के बीच के जो बच्चे हैं, जो 4 से 5 घंटे अपना समय स्क्रीन्स में देख के या मोबाइल में देख के बिताते हैं, उनके ब्रेन को उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने ये पाया कि ब्रेन में एक ग्रे मैटर होता है और एक वाइट मैटर होता है। तो ये जो वाइट मैटर है वो इन बच्चों में कम पाया गया। अब आप सोचेंगे इससे क्या होता है। तो ये जो वाइट मैटर है हमारे ब्रेन का, इसके अंदर अगर हम लेमैन्स टर्म में समझें तो ऐसे केबल्स या ऐसे टेलीफोन के वायर के कनेक्शंस हैं जो एक पार्ट ऑफ द ब्रेन से दूसरे पार्ट ऑफ द ब्रेन को कनेक्ट करते हैं, जिसके स्ट्रांग होने से ये पार्ट्स आपस में इजीली बात कर सकते हैं और लाइंस का कनेक्शन और स्ट्रांग बनता है, जिसकी वजह से आगे जाके लर्निंग या मुझे जो भी सीखना है उसमें मुझे आसानी होगी। सो आइए इसको और डिटेल में समझने के लिए मैंने एक ग्लास और एक स्पून ली है मेरे हाथ में और मैं ये 3D में उसको पकड़े हुए हूँ, पर आप ऑन स्क्रीन आपके बच्चे के जैसे उसका सिर्फ एक इमेज देख सकते हैं जो है 2D में। तो ये मेरे हाथ में है, मैंने उसे पकड़ा है, मुझे ये बताता है कि ये कितना लंबा है, ये कितना गहरा है, ये अगर स्पून है तो मैं इसको कितना अंदर डाल सकती हूँ, ऐसे करने पे एक आवाज आता है, छोड़ने पे ये गिर जाता है, ये कहाँ तक जा सकता है, अगर मैंने इसमें पानी भरा तो कितना पानी भर सकता है। अगर एक पेरेंट मैं बच्चा हूँ और एक पेरेंट आके मुझसे बात करता है कि इसमें पानी भरो, इसमें से पानी गिराओ, पानी पियो, पानी पिलाओ, चम्मच से उठाओ, तो आप देखेंगे सिर्फ ये चम्मच और ग्लास से मेरे विजुअल एरिया ने मेरे फ्रंटल एरिया मतलब ये क्या है, ये क्यों है, उससे बात की। उसने मेरे आवाज वाले एरिया से बात की ब्रेन के, उसने मेरे प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम मतलब जो मेरे जॉइंट्स के अंदर जो सेंसेस हैं जो मुझे बताते हैं कि ये कितना वजनदार है, उससे बात की। उसने मेरे मसल से बात की जो एरिया मेरे ब्रेन में है कि ये कितना हैवी है, इसको कैसे पकड़ना है। वो जब गिरा तो मैं उठाने गई तो उसने मेरे वेस्टिबुलर एरिया ऑफ द ब्रेन से बात की। तो कितनी सारी चीजें सिर्फ एक ग्लास और स्पून से हुई क्योंकि मैंने वो पकड़ा है, और आपके साथ वो नहीं हुई है क्योंकि आप सिर्फ उसे देख रहे हो एज एन इमेज। तो अब इसकी वजह से मेरे सारे ब्रेन के पार्ट्स आपस में इजीली बात कर पाए उस वाइट मैटर की वजह से जो ये कनेक्शंस बनाता है टेलीफोन वायर्स के जैसे, और वो कनेक्शन स्ट्रांग हुए। तो अब मुझे ग्लास के बारे में कितनी सारी चीजें पता है, और ऊपर से अगर मेरे पेरेंट ने मेरे से बात की कि पियो रखो, तो मुझे ये लैंग्वेज डेवलपमेंट और आगे बढ़ के लिटरेसी डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। वही अगर सिर्फ बच्चा स्क्रीन पे सिर्फ स्क्रॉल कर रहा है तो उसने सिर्फ एक इमेज देखी है, बाकी उसको कुछ नहीं समझा है, जिसकी वजह से ये जो कनेक्शंस हैं वो उतने बने नहीं हैं। और ये जो मैंने आपको कहा, जो 0 से 5 इयर्स के जो हमारे बच्चों का एज है, इसमें सबसे ज्यादा ये डेवलपमेंट की जरूरत है, इन पाथवेज को बनने की जरूरत है जो स्क्रीन से वजह से नहीं बन पाते। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ये वाइट मैटर के बारे में आपको समझाने के लिए ये भी हो सकता है कि आई एम श्योर अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, आप एक रेगुलर मूवी देखने जाओ या 3D मूवी देखने जाओ, या एक 3D मूवी देखने जाओ और एक 7D मूवी देखने जाओ, आप ज्यादा करके या 3D या 7D चूज करोगे। सो हो क्या रहा है वहां पे, 2D देखने जाते हो, अगेन जो बच्चा आपको स्क्रीन पे जो अपना मोबाइल में देख रहा है वैसा एक्सपीरियंस है, आप सिर्फ बैठे हो और स्क्रीन पे चल रहा है। यही जब 3D हुआ तो आपको सडनली वो उसका डेप्थ, उसका जजमेंट आने लगता है, कोई चीज आप पे आ रही है तो वो एक एक्स्ट्रा पाथवे, एक्स्ट्रा ब्रेन का पार्ट आपस में बात करने लगता है। अब क्या होता है जब आप 7D में जाते हो तो सीट भी हिल रही है, बाजू में से कुछ धुआं छोड़ रहे हैं या बबल्स छोड़ रहे हैं, तो आपको टच का सेंसेशन मिल रहा है। सो दिस इज एन ब्यूटीफुल एग्जाम्पल टू टेल यू कि कैसे होता है जब हमको मल्टी सेंसरी इनपुट आती है तब हमारा ब्रेन। और अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो मूवी आपने देखी जो 7D में, वो आपको ज्यादा बेहतर याद रहेगी एज कम्पेयर टू द 2D मूवी। इसीलिए जब हम मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज करते हैं या बच्चा जब खेलता है तब उसे उसकी मेमोरी बहुत अच्छी रहती है, उसका रिकॉल अच्छा रहता है, और ये आगे जाके लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल स्किल डेवलपमेंट, ये सब में आपको हेल्प करता है।
अब आते हैं उस पार्ट पे जहाँ पे पेरेंट्स कहते हैं कि इसी वीडियो को देखने की वजह से बच्चे ने राइम सीख लिया है या ABCD बोलना सीख लिया है या नंबर्स बोलना सीख लिया है। पर अगर आप बैठ के देखेंगे, उसी बच्चे को अगर आप कहेंगे कि मुझे 3 ब्लॉक्स दे दो या मुझे 6 मार्बल्स दे दो या मुझे 2 एप्पल्स दे दो, बच्चा उसका मतलब नहीं समझ पाएगा। वो सिर्फ वही तोते के जैसे रोट लर्निंग कर रहा है, जो वो देख रहा है उसी को वो बार बार रिपीट कर रहा है। सो नो ट्रू लर्निंग इज हैपनिंग। ऐसे ही बच्चे जिन्होंने ज्यादा मतलब 5 या 6 घंटे प्लस स्क्रीन टाइम दिन के ले रहे थे, उनके ब्रेन्स को और एक साइंटिस्ट ने स्टडी किया और उनकी फाइंडिंग ये थी कि इन बच्चों के ब्रेन में ज्यादा मात्रा में मेलानोप्सिन एक्सप्रेसिंग न्यूरॉन पाए गए। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब आप स्क्रीन देखते हो तो हमारी आंख में जो वो रोशनी आ रही है, उसकी वजह से ऑप्टिक नर्व हमारे ब्रेन के पास वो इमेज लेके जा रही है। उस रोशनी की वजह से ये जो न्यूरॉन्स हैं ये ज्यादा सिक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से मुझे सोने जाने में बहुत दिक्कत आएगी। सो आप देखोगे रिसेंटली बच्चों के स्लीप साइकिल्स बहुत ही डिस्टर्ब हो चुके हैं और स्पेसिफिकली व्हेन यू टॉक अबाउट वर्चुअल ऑटिज्म, उनकी कॉमन कंप्लेन रहती है कि बच्चे को सोने को जाने को बहुत टाइम लगता है। उसी स्टडी में ये भी पाया गया कि गाबा नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे ब्रेन में, केमिकल है हमारे ब्रेन में, जो हमें शांत करने में हमें हेल्प करता है। सो जब बच्चे ज्यादा स्क्रीन यूज करते हैं तब ये भी पाया गया है कि वो न्यूरोट्रांसमीटर थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे शांत नहीं हो पाते और उसकी वजह से आप देखोगे कि वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस हैं, हाइपर एक्टिव हैं, एक जगह पे बैठ नहीं पा रहे हैं और बहुत गुस्से वाले या अग्रेसिव हो जाते हैं। सो अगर मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जिसकी नींद पूरी नहीं हुई है, उसके ऊपर मैं ज्यादा अग्रेसिव हूँ और मैं हाइपर एक्टिव हूँ, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो मुझे पढ़ाई करने में या कोई भी चीज सीखने में हेल्प नहीं करने वाला है। और जो ये इसमें सबसे बड़ा जो दिक्कत आती है वो है हमारे सोशल स्किल्स में। तो इसीलिए हम वर्चुअल ऑटिज्म में सोशल स्किल्स डेफिसिट भी देखते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया कि इस वर्चुअल ऑटिज्म में एक सिम्टम ये भी है कि बच्चा हमें आई कांटेक्ट नहीं देता। अभी किसी को लगेगा ठीक है नहीं देख रहा है, पर वो दूसरी चीजें तो कर रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एक स्टडी हुई थी, उन्होंने ये पाया था कि जब भी एक बच्चा और अडल्ट या उसका पेरेंट जब एक दूसरे को आईज में देखते हैं या आई कांटेक्ट देते हैं, तो दोनों के जो ब्रेन के अंदर जो हलचल हो रही है वो सिंक्रोनाइज होने लगती है। मतलब एक तरह के वेव्स दोनों के ब्रेन में चलने लगते हैं। इसीलिए आई कांटेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने देखा होगा, जब हम छोटे बच्चे बहुत छोटे होते हैं और हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें सामने कोइंग करते हैं, मतलब हाँ ऐसे आवाज देते हैं। इससे बच्चा ये भी समझता है कि पहले अडल्ट बोलता है या पेरेंट बोलता है, फिर मुझे बोलना है, फिर वापस पेरेंट बोलता है, फिर मुझे बोलना है। तो वो ये रेसिप्रोसिटी ऑफ स्पीच जो है कि पहले कोई मुझसे बात करेगा फिर मुझे बोलना है, मेरे बोलने से सामने वाले का भी एक रिएक्शन आता है, ये वो बच्चा सीखता है। अब ये स्क्रीन टाइम की वजह से आपका बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, तो ये सारी चीजें मिसिंग हो रही हैं जो हमें आगे जाके लैंग्वेज डेवलपमेंट और सोशल स्किल्स, दूसरों से इंटरैक्ट करना, बात करना, खेलना, ये सब में एक दिक्कत खड़ी कर देंगे। और एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट रीजन दैट कैन ट्रिगर वर्चुअल ऑटिज्म इस जो हमारा एक न्यूरोकेमिकल और एक हमारे ब्रेन का केमिकल है जिसे कहते हैं डोपामीन, वो सिक्रीट होता है जब हम ज्यादा स्क्रीन टाइम यूज करते हैं। अब इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी किया हुआ है, आप प्लीज जाके वो सुनिएगा। सो क्या होता है, जब आप YouTube पे वीडियोस देखते हैं, जब आपका बच्चा YouTube पे वीडियोस देखता है, वो एक दुनिया है जहाँ पे आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब तुरंत आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। आपको YouTube के आइकन को दबाना है तो तुरंत वीडियोस खुलते हैं। वीडियोस में से कौन सा आइकन है वो आप दबाओगे तो बहुत ज्यादा फ्लैशी इमेजेस, बहुत ज्यादा साउंड वाले, म्यूजिक वाले ऐसे वीडियोस आएंगे। मैं बोर हो गया, मैंने दूसरा आइकन दबाया, इमीडिएटली दूसरा वीडियो खुल गया। तो ये मुझे इंस्टेंटली जो मुझे रिवॉर्ड चाहिए वो मुझे देता है ये मोबाइल की और वर्चुअल दुनिया। पर यही अगर हम ह्यूमंस की दुनिया देखें तो सभी अपने अपने कामों में बिजी हैं। हमने कुछ अच्छा किया तो हर बार हमें कोई प्रेज नहीं करता। तो ह्यूमन वर्ल्ड में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से जो डोपामीन का हिट आता है या वो रिलीज होता है वो बच्चों को नहीं मिलता। इसीलिए वो ज्यादा करके मोबाइल में रहना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से एक तरह का एडिक्शन पैदा होता है मोबाइल की तरफ या स्क्रीन की तरफ। तो जब भी आप वो लेने की कोशिश करोगे कि अब आप मोबाइल नहीं दोगे, तो आप
आपका बच्चा उस वे में रिएक्ट करेगा जैसे कोई ड्रग एडिक्ट या कोई अल्कोहलिक रिएक्ट करेगा। जैसे आपने उससे वो चीज ले ली, गुस्सा करना, कोई चीज तोड़ देना, टैंट्रम थ्रो करना, मेल्टडाउन में जाना, ये सारा होगा। सो आई एम श्योर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ, हमने समझा वर्चुअल ऑटिज्म क्या होता है, ये कैसे डेवलप होता है, तो अब हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं या इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। सो आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है। जैसे मैंने आपको वो स्मोक वाले एग्जाम्पल में समझाया था कि स्क्रीन टाइम जो एक एनवायरमेंटल फैक्टर है, उसकी वजह से वर्चुअल ऑटिज्म बच्चों में दिख रहा है। तो अगर हम वो एनवायरमेंटल फैक्टर निकाल देते हैं, जैसे मेरे उस एग्जाम्पल में अगर मैं उस रूम से निकल जाऊं जहां पे बहुत धुआं है तो मेरी खांसी धीरे धीरे कम हो जाएगी, वैसे ही अगर हम धीरे धीरे स्क्रीन टाइम बच्चों से बिल्कुल ले लेते हैं तो आप देखोगे कि ये सिम्टम्स काफी हद तक रिजॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। सो आई एम श्योर ये न्यूज एक बहुत बड़ी होप देती है, स्पेसिफिकली उन पेरेंट्स के बच्चों के लिए जो अभी रिसेंटली इन 2 सालों में डायग्नोज हुए हैं कि यस देयर आर चांसेस, अगर स्क्रीन टाइम ले लिया जाए, एनवायरमेंटल फैक्टर हटा दिया जाए, तो ये जो हमारे सिम्टम्स बच्चे दिखा रहे हैं ये हम रिजॉल्व कर सकते हैं। और ये एक और भी बड़ी चेतावनी है कि हमें स्क्रीन टाइम बच्चों को कम से कम मात्रा में देना चाहिए। दूसरी चीज जो आपको हेल्प कर सकती है वो है कि आप सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी जो यूजुअली ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट लेते हैं, आप वो थेरेपी शुरू कर सकते हैं। सो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी बच्चों के ब्रेन के पार्ट्स को आपस में जो इंटरेक्शन होना चाहिए वो डेवलप करने में, वो न्यूरल कनेक्शंस बनाने में, वो राइट काइंड ऑफ न्यूरल पाथवेज डेवलप करने में हेल्प करेगा। तो आपने स्क्रीन टाइम भी कम किया और साथ में आपने अगर ये थेरेपी भी शुरू की तो आपको वो एडेड बेनिफिट्स देगा और शायद रिकवरी के चांसेस थोड़े जल्दी और फास्ट हो जाएंगे। आई एम श्योर आप ये सोच रहे होंगे कि हम एक डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं फिलहाल, तो स्क्रीन से बच्चों को कितने देर तक हम दूर रख सकते हैं और कैसे दूर रख सकते हैं, क्योंकि हम भी वर्क फ्रॉम होम हैं या हमें भी काम होता है, तो हम बच्चों को कैसे दूर रखें। तो मेरे पास सिर्फ एक ही आंसर है इसका, जितना भी हो सके इसको आप मीनिंगफुल बना सकते हैं। तो जैसे अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने गाइडलाइंस दी है कि अगर आपका बच्चा 1 साल से नीचे है, मतलब 0 to 1 ईयर, आपको उनको स्क्रीन्स बिल्कुल दिखानी ही नहीं है। अगर कभी आपको स्क्रीन्स यूज करनी पड़े जहाँ पे आपको किसी फैमिली मेंबर से वीडियो कॉल करना है तो वो आपके सुपरविजन में ही होना चाहिए। बच्चे को फोन दे दिया अनअटेंडेड या अनसुपरवाइज्ड, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और 2 साल से 5 साल तक मैक्सिमम 1 आवर का स्क्रीन टाइम आप बच्चों को दे सकते हैं, पर आप ध्यान रखें कि वो टाइम पे आप बच्चों के साथ रहें, ना कि आपने उन्हें मोबाइल दे दिया और छोड़ दिया। सेकेंड चीज जो आप कर सकते हैं, जब बच्चा वो वीडियो देख रहा है उसे म्यूट कर दीजिए और बच्चे को विजुअल देखने दीजिए, और वो जो वीडियो में हो रहा है वो आप उससे इंटरैक्ट करने की कोशिश कीजिए, बात करने की कोशिश कीजिए, ताकि ये जो कम्युनिकेशन है, बोलना, सुनना, फिर बोलना, फिर सुनना, ये सब बच्चा सीखे। बच्चों के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन बढ़ाइए। देखिए कई बार क्या होता है, पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ मैं तो बच्चे के साथ खेलता हूँ, सो बेसिकली वो बैठे रहते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, साइड में बच्चा है वो अपने टॉयज के साथ खेल रहा है। ये बच्चों को टाइम देना या खेलना नहीं है। आप जमीन पे आइए, उनके आई कांटेक्ट दीजिए उन्हें, और उनके एज पे, अगर 1 साल का बच्चा है तो वो ज्यादा करके कुछ बजा के या बैंग करके खेलेगा, 2 साल का बच्चा है तो शायद कुछ बिल्डिंग बनाने की कोशिश करेगा। तो उनके एज के हिसाब से आप उनसे खेलने की कोशिश कीजिए। पीकाबू आप खेल सकते हैं उनके साथ, या कलर्स लेके उसमें फिंगर्स डिप करके कुछ पेंटिंग कर ली हमने, या उन्हें गार्डन में लेके गए और नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने दिया और आप भी उनके साथ खेले। उन्हें बेयरफुट चलने दीजिए, उन्हें थोड़ा सा कभी गिरने दीजिए, मिट्टी में रहने दीजिए। आई नो कोविड की वजह से ये सब डिफिकल्ट है, पर अब जितना हम कर सकते हैं हमारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को देखते हुए हमें वो बच्चों को वो करने देना चाहिए, क्योंकि उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है, स्पेसिफिकली 0 to 5 ईयर ओल्ड किड्स। आप उनके साथ रोज एक स्टोरी रीड कर सकते हैं जिसमें लिखा हुआ कम हो और सिर्फ फोटोज हो। सो उस पिक्चर को के बारे में आप स्टोरी बना के बच्चों के साथ बात कर सकते हैं, जो उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट, स्पीच डेवलपमेंट, इमेजिनेशन, ये सब में डेवलप करने में आपको हेल्प करेगा। दूसरे बच्चों को, क्योंकि हम कई बार नीचे नहीं जा सकते, तो दूसरे बच्चों को घर पे बुलाइए, प्ले डेट्स अरेंज कीजिए और बच्चों के साथ फिजिकल टॉयज, कॉज एंड इफेक्ट टॉयज, सिंपल घर के बर्तन, कोई भी चीज लेके आप उनके साथ खेलने की कोशिश कीजिए। हम सब जानते हैं कि बच्चे कितने अच्छे हैं कॉपी करने में,
तो एक तरफ हम बच्चों को बोलते हैं कि मोबाइल्स नहीं यूज करने हैं और दूसरी तरफ हम पूरा दिन मोबाइल में ही लगे हुए रहते हैं। तो बच्चे हमारी चीजें जल्दी नहीं मानेंगे क्योंकि वो अडल्ट को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें भी एक अच्छा रोल मॉडल बनना है और दिन में एक समय आप डिसाइड करिए जहां पे आप मोबाइल को बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे और वो टाइम आप ज्यादा करके बच्चों के साथ स्पेंड करेंगे और उनके साथ खेलेंगे। और एक चीज आप जो कर सकते हैं, उन्हें रेगुलरली दिन का एटलीस्ट 1 से 2 घंटा बाहर लेके जाइए, लेट देम बी इन नेचर, और उनके साथ वो गेम्स खेलें जो हम जब छोटे थे तब खेलते थे। कि वो सारी गेम्स अब ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होते जा रही हैं, जैसे लैंड एंड वाटर, पकड़ा पकड़ी, छुपम छुपाई, ऐसी सारी फिजिकल गेम्स आप उनके साथ खेलने की कोशिश करिए। सो आई एम श्योर अब आप ये चीज़ समझ चुके हैं कि वर्चुअल ऑटिज्म क्या है, क्यों होता है और हम बच्चों को कैसे इसमें हेल्प कर सकते हैं। सो विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट और आई होप कि ये जो दूसरा पैंडेमिक हम देख रहे हैं ऑफ वर्चुअल ऑटिज्म इन किड्स, इसको हम बहुत इजीली कॉन्कर कर पाएंगे।